CMA फाउंडेशन अकाउंट्स मैराथन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले पोर्शन से, जिसके अंदर 3 चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर्स और कंसाइनमेंट। 2.3 निकाल लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में जो भी काम की चीजें थी जो आपको पढ़नी थी, सबसे पहले ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसे गवर्न करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एलिमेंट्स कि बिल जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, मेकर के द्वारा साइन किया गया होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर लिखा गया होना चाहिए, स्पेसिफिक सम ऑफ मनी लिखा गया होना चाहिए, डेटेड है, स्टैंप है और रेवेन्यू स्टैंप भी होना चाहिए। इसमें पार्टीज थी ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ये पार्टीज वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ड्रॉअर वो है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है यानी लिख रहा है, ज्यादातर केस में जो उधार पे सामान देता है वही लिखता है। ठीक है, उसके बाद जो सामान ले रहा है जिसको कुछ समय बाद उधार चुकाना है वो उसको एक्सेप्ट करता है, साइन करता है, उसके ऊपर बिल लिखा जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉई। और लास्ट में जिसके भी हाथ में वो बिल है उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो भी उस बिल को एनकैश कराता है या बिल के बदले में पैसे रिसीव करता है उसको बोलते हैं पेई। ठीक है, अभी मैराथन है इसलिए आगे का मैं रीड नहीं करूंगी, मैं तुमको याद दिला रही हूँ चीजें सिर्फ। फिर एंडोर्सर, एंडोर्सी, ये दोनों किस केस में आएंगे? बिल के एंडोर्समेंट के केस में। जिसने बिल लिखा है उसको उस बिल के रिस्पेक्ट में कुछ समय बाद पैसे मिलने वाले हैं, वो बिल उसके हाथ में है। उस बिल को अगर वो अपने क्रेडिटर को आगे दे देता है कि मेरे बदले आप पैसे रिसीव कर लो, इसका मतलब बिल हो चुका है एंडोर्स। अब एंडोर्स करने वाला तो हुआ एंडोर्सर और जिसके हाथ में आया वो हुआ एंडोर्सी। ठीक है, बियरर या होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब यही है कि जिसके पोजेशन में बिल है, जिसके हाथ में बिल है। टाइप्स ऑफ बिल इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। डॉक्यूमेंट्री बिल, ऐसा बिल जिसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्लीन बिल, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसके रिस्पेक्ट में। डिमांड बिल, जिसके रिस्पेक्ट में पैसा जब आपसे डिमांड किया जाए तभी देना पड़ेगा। यूजेंस बिल में एक टाइम पीरियड दिया गया होगा, टाइम बाउंड बिल यूजेंस बिल होता है। इनलैंड बिल, अगर उस बिल का पैसा जो है वो उसी कंट्री में पे होना है जिसमें वो लिखा गया है, देन इनलैंड। और फॉरेन यानी बाहर से। फॉरेन में ज्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रांजेक्शन होगी, तो फॉरेन बिल के दो टाइप भी हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बिल और इम्पोर्ट बिल। फिर ट्रेड बिल, अगर आपके व्यापार से संबंधित बिल लिखा गया, आपने किसी तरह का सेल परचेज किया था तो बिल लिखा गया तो ट्रेड बिल। अगर कोई ऐसी जेन्युइन हेल्प की थी, उधार पे पैसे दिए थे, उस रिस्पेक्ट में जो बिल है उसको बोलेंगे अकोमोडेशन बिल। फिर बहुत डिटेल में डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेच्योरिटी डेट की बात आती है तो मेच्योरिटी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालनी है किस केस में। सबसे पहली बात आएगी एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन, ये ऑन डिमांड। ये तीनों बिल के नाम ही ऐसे हैं कि जब मांग लिया, जब दिखा दिया, जब प्रेजेंट कर दिया तभी पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्यू डेट वही होगी, कोई ग्रेस पीरियड का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद अगर बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, इसका मतलब कि थोड़ा समय दिया जाएगा। आफ्टर साइट यानी देखने के बाद हम तुमको थोड़ा समय देंगे। वो थोड़ा समय कितना होता है? 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है, अब आपके जो आफ्टर डेट बिल है उसके अंदर टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट कहाँ से करना पड़ता है? तो ये तो यहाँ पे तो आपको डेट जो दी होगी वहीं से आप कैलकुलेट करेंगे, मंथ में होगा तो मंथ में। यहाँ पे ज्यादातर केस में दो तरह की डेट्स दी होती है। तो योर पीरियड शुड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल, नॉट फ्रॉम द डेट फ्रॉम राइटिंग द बिल। जिस दिन लिखा उससे नहीं, दोनों डेट दी होगी, डे ऑफ राइटिंग द बिल, डे ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। तो जिस टाइम एक्सेप्ट हुआ वहां से मंथ काउंट करके फिर 3 days का दे देंगे ग्रेस पीरियड, ऐसे होगी इसकी कैलकुलेशन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका मंथ में है और अगर आपका डेज में टाइम पीरियड, अगर मंथ में है और अगर टाइम पीरियड ग्रेस डेज में, अगर मंथ के अंदर टाइम पीरियड दिया है तो कैलकुलेशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दिया है, एक बिल लिखा गया 4 मई को, 3 महीने बाद वो पेएबल है। तो आपको 4 मई से आगे 3 महीने जाना है। मई से जून 1 महीना, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। ठीक है, 4 आपने मई से शुरू किया और 4 अगस्त तक आप पहुंच गए। +3, 4 + 3, 7 अगस्त विल बी द ड्यू डेट। और अगर यही चीज डेज में होती तो दूसरा एग्जाम्पल है 5 जून 2021 को कोई बिल लिखा गया, दैट विल बी पेएबल आफ्टर 65 डेज। तो डेज की कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से होगी। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है जिस महीने में बिल लिखा गया वो कौन सा है। जून है तो जून में टोटल कितने दिन होते हैं?
तो जून में टोटल 30 डेज होंगे, उसमें से आप इनिशियल डेट ऑफ द बिल करेंगे माइनस, यानी कि 25 दिन तो आपको मिल गए हैं जून से। उसके बाद बात आएगी जुलाई से लेने की। हमें कितने दिन लेने हैं? 65। तो अभी 25 ही हुए हैं, तो जुलाई के पूरे 31 ले लिए। उसके बाद अगस्त से लेने के लिए कितने बाकी है? 25 और 31 टोटल हो गए 56, तो हमने ले ही लिए। 65 तक लेने, यानी 9th ऑफ अगस्त पे आप आकर रुक गए हैं। इसमें +3 करेंगे, 12th ऑफ अगस्त विल बी द ड्यू डेट। दिस कैन ओनली बी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट इन केस ऑफ डेज। उसके बाद ये चीज थी कि अगर ये ड्यू डेट प्लस करने के बाद 3 दिन प्लस करने के बाद जो आती है उसको ड्यू डेट कहते हैं। ठीक है, बिल का टाइम पीरियड अभी अपना कहाँ खत्म हुआ था? 9 अगस्त पे। वो ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट क्या है? 9 अगस्त प्लस 3 दिन, तो 12 अगस्त ड्यू डेट है। अब ड्यू डेट अगर बाई चांस आपकी किसी तरह की हॉलीडे पड़ जाती है, ठीक है, किस तरह की हॉलीडे? सपोज आपकी ऑलरेडी अनाउंस्ड हॉलीडे है, जैसे महात्मा गांधी की जयंती की हॉलीडे आपको पता होती है, इंडिपेंडेंस डे आपको पता होता है, 26 जनवरी आपको पता होता है, तो ये सब हॉलीडे पड़ रही है तो आप एक दिन पहले कीजिए। और अगर ऐसी कोई नेशनल हॉलीडे पड़ रही है, अब उसका तो एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहिए, सपोज करो वॉर की वजह से कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाती है, तो सक्सीडिंग डे विल बी द ड्यू डेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। रिसीवेबल यानी जिसको पैसा मिलने वाला है उसके लिए वो एसेट्स है, और आपको पता है एसेट्स में कौन सी साइड लिखा जाता है? करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल के अंदर लिखा जाता है। जिस बंदे को उस बिल की पेमेंट करनी है उसके लिए बिल पेएबल है। फिर बात आती है एंट्रीज की, ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। सबसे पहले ड्रॉअर जो है जिसके लिए वो एसेट बनने वाला है, उसकी किताब में एक अच्छी सी एसेट आती है बीआर अकाउंट डेबिट, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये उसको किसने दी है? टू ड्रॉइज अकाउंट। और यही एंट्री ड्रॉई की किताब में होगी। ड्रॉई की किताब में बस उल्टा हो जाएगा, ड्रॉअर क्योंकि रिसीवर है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। याद रखने का तरीका यही है कि बिल्स पेएबल एक तरह की लाइबिलिटी है, उसने इसलिए क्रेडिट कर रखा है, और बिल रिसीवेबल एक तरह की एसेट है, इसलिए उसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर रखा है। दूसरी तरफ जिसके साथ आपका वो हिसाब किताब है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर पेमेंट हो जाती है, क्योंकि हम इसमें 6 सिचुएशन पढ़ेंगे, जिसमें पहली सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल है, पेमेंट हो जाएगी ड्यू डेट पे। तो अगर पेमेंट होगी तो मेरे पास एज अ ड्रॉअर पैसे आएंगे। अब इस पूरे मैराथन के दौरान मैं ड्रॉअर बनती हूँ और आपको ड्रॉइंग बनाती हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे अब किस रिस्पेक्ट में आए? उस बिल के रिस्पेक्ट में, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब वो नो मोर एसेट फॉर मी, सो टू बीआर अकाउंट। और आप लोगों ने जिस लाइबिलिटी की पेमेंट की बीपी टू बैंक, आप लोग एंट्री कर देंगे। अगर ये पेमेंट नहीं होती और बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा? तो मेरी बुक में आपका नाम फिर से स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ताकि जब आप फ्यूचर में मेरे को पैसे दे तो मैं बैंक टू ड्रॉई करके कैंसिल कर दूं। तो आपको मैंने अपनी किताबों में लाकर डेबिट किया, और टू जो मैं एसेट समझ रही थी वो अब एसेट नहीं है, तो उसको खत्म करना पड़ा टू बीआर अकाउंट। और एक बार के लिए मुझे आपके खिलाफ जो नोटिंग करानी पड़ी उसके चार्जेस देने पड़े, तो मेरी तरफ से कुछ पैसा लगा है, इसलिए मैंने टू बैंक किया है। अब यही एंट्री आप क्या करोगे? तो आपकी बुक में भी मैं आ जाऊंगी, अगर आप मेरी बुक में आप लोग आए तो आपकी बुक में मेरा नाम आ जाएगा, तो आप लोगों की बुक में आएगा टू ड्रॉअर, ताकि जब आप फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करें तो आप कर लेंगे ड्रॉअर टू बैंक। तो टू ड्रॉअर ले आए, आपने भी लाइबिलिटी बीपी को खत्म किया, और नोटिंग चार्जेस को आपने एज एन एक्सपेंस दिखाया, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही को देने हैं, वो मेरे एक्सपेंस नहीं है। जब आप फ्यूचर में पे करेंगे तब आप बैंक से नोटिंग चार्जेस पे कर। नोटिंग चार्जेस कौन देता है? नोटिंग चार्जेस ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं। ठीक है, तो ये एंट्री सिचुएशन फर्स्ट में थी। उसके बाद में दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी। क्यों डिस्काउंट कराना पड़ता है बैंक से बिल? मैच्योरिटी से भी पहले, समय खत्म नहीं हुआ उससे पहले आप बैंक में चले गए पैसा लेने, हो सकता है आपको जरूरत पड़ गई, बिल्कुल पैसों की जरूरत, तो आप अगर समय से पहले गए तो जितने समय तक बैंक के लिए वो वेट करना पड़ेगा पीरियड, क्योंकि आप क्या गए, आप अपना बिल लेकर बैंक के पास गए कि बैंक 3 महीने का बिल है, अभी 2 महीने बीत चुके हैं, मुझे इसके रिस्पेक्ट में 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, तुम मुझे आज दे दो। तो बैंक इतना बोला तो है नहीं कि आज ही आपको पूरे पैसे दे दे, क्योंकि 1 महीने बैंक तो बाद में मिलने वाले हैं,
तो उस 1 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो बैंक डिडक्ट करेगा। उस इंटरेस्ट को इस केस में डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है और बैंक वो पैसे डिडक्ट करके आपको हाथों हाथ पेमेंट कर देता है। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी, तो मेरी बुक्स में तो होगी सबसे पहले तो सेम एंट्री BR2 ड्रॉई, आप लोगों ने मुझे बिल दिया, मैंने बिल रिसीवेबल को अपनी बुक में लाई। अब दूसरे केस में जब मैं उस बिल को बैंक को दे आई हूँ तो वही बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। बैंक ने मुझे जितने पैसे दिए बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट का खर्चा होगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री खत्म। अब आप जानो और बैंक जाने, आप दोनों की आपस में डीलिंग करनी है। जब ड्यू डेट आएगी आप गए पैसा देके, बैंक को आप पैसा दे आए, मेरी बुक में तो कोई एंट्री अब होने नहीं वाली क्योंकि मेरी बुक में BR जिंदा है नहीं है, मैंने तो खत्म कर दिया था उसी दिन जिस दिन मैं बैंक से पैसे ले आई थी। अब अगर आप पैसे नहीं दोगे तब तो बैंक का फोन आएगा, किसके पास, मेरे पास ही आएगा कि तुम तो बड़ी जल्दी जल्दी पैसे ले गए थे मेरे से, अब तुम्हारा वो ड्रॉई पैसे नहीं दे रहा, लेके दो। ठीक है, तो पेमेंट हो गई ड्यू डेट पे, तब तो नो एंट्री। और इतनी 3 एंट्रीज में अगर आपकी बुक में बात करें तो पहली एंट्री आपने लाइबिलिटी क्रिएट की ड्रॉई टू BP, दूसरी एंट्री मैं उस बिल को किसी को भी दूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एंट्री, तीसरी एंट्री में आपने पेमेंट कर दी BP टू बैंक, तब तो ये सब हो गया सिंपल मामला। अब मामला ये है कि आप लोगों ने पेमेंट नहीं की तो बैंक का आएगा मेरे पास फोन, तो बैंक तो मेरे अकाउंट का एक्सेस रखता है, फोन करने के बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं कहेगा पैसे दे, वो तो अपने आप निकाल लेगा। तो मेरी बुक में तो 2 बैंक हो गया। बैंक क्या क्या निकालेगा, बैंक मेरी बुक से मेरे बैंक अकाउंट से बिल की अमाउंट निकाल लेगा, एक मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी नोटिंग चार्जेस की, वो भी चले गए। और मैं अपनी बुक में ये सब मांगने के लिए किसको लेके आना चाहती हूँ, ड्रॉई को, तो ड्रॉई टू बैंक हो गया। और आप लोग क्या करोगे, आपकी बुक में आप उस BP को तो खत्म करोगे एक बार, मेरे को ले आओगे उसकी जगह, तो BP अकाउंट डेबिट, फिर नोटिंग चार्जेस आपके लिए खर्चा है अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, बाकी P&L, ये जो डिस्काउंट आपने शुरू में लिया था, मतलब डिस्काउंट का जो खर्चा आपके यहाँ से हुआ, मेरे यहाँ से हुआ था, जो ड्रॉअर के यहाँ से बैंक से जल्दी लेने की वजह से, जैसे मैंने बैंक से जल्दी पैसे लिए ना, तो 10,000 के बिल के बदले में बैंक ने मुझे उस टाइम 8,000 ही दिए थे, वो 2,000 मेरे डिस्काउंट का तौर का खर्चा था, वो खर्चा जाएगा P&L के अंदर। तो उस डिस्काउंट अकाउंट को भी कहीं ले जाके बंद करना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट करके बंद कर दिया। इस एंट्री पे हमने पहले फोकस नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा इस पे। उसके बाद सिचुएशन थर्ड, इंडोर्समेंट। अगर आपने इंडोर्स कर दिया है बिल, अब मान लो ड्रॉअर में हूँ, ड्रॉई आप है, तो इंडोर्स करने का अधिकार किसके पास है, मेरे पास है, ड्रॉअर के पास है, क्योंकि वो बिल मेरे हाथ में है। ठीक है, अब मेरी बुक में पहली एंट्री BR2 ड्रॉई, दूसरी मैंने उसको दे दिया किसको, एंडोर्सी को, तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू मेरे यहां से क्या गया, BR गया। ठीक है, अब बिल मेरे पास नहीं है, अब वो आपसे मिलेगा पेमेंट वाली डेट पे और आपने उसको पेमेंट कर दी, मेरे पास कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। यही 3 एंट्रीज आपके रिस्पेक्ट में पूछे, आप लोगों ने पहले लाइबिलिटी क्रिएट की, BP ड्रॉअर टू BP। अब मैं किसके साथ बिल को लेन देन कर रही हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं है, उस केस में आपके लिए नो एंट्री, और जब आपको पेमेंट करनी होगी तो आप BP टू बैंक कर देंगे। इन 3 एंट्रीज में तो समस्या नहीं थी। आएगी कहाँ पे, जहां पे पेमेंट आप लोग नहीं करोगे, आप लोग जहां पे सामने वाले एंडोर्सी को पेमेंट नहीं करोगे, वहां मेरे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास उसका फोन आएगा कि पेमेंट नहीं मिली, तो मैं अपनी बुक में पहले तो आपको लेकर आऊंगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, उस एंडोर्सी को लेकर आऊंगी, ताकि एंडोर्सी को पेमेंट करूं तो एंडोर्सी टू बैंक कर दूं, और आपसे लू तो बैंक टू ड्रॉई कर दूं। तो मैंने अपनी बुक में एंट्री की ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। अभी अनुभव, आज की डेट में बिल किसके हाथ में, हाँ, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने एंडोर्स कर दिया था, बिल किसके हाथ में, एंडोर्सी के हाथ में। तो आप गौर से इस एंट्री को देखें, एंडोर्सी के हाथ में, नोटिंग चार्जेस उसने पे किए हुए, और मैंने इस पूरी एंट्री को बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से किया है कि ड्रॉई से तो मैं दोनों लूंगी, बिल की अमाउंट भी लूंगी और नोटिंग चार्जेस भी लूंगी, और एंडोर्सी को दोनों दूंगी, क्योंकि मेरी तरफ से नोटिंग चार्जेस लगे ही नहीं है, मेरे हाथ में तो बिल था नहीं, उसके हाथ में था, उसकी तरफ से लगे, और वो किससे मांगेगा, मुझसे, और मैं किससे मांगूंगी, तुमसे। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। BP को कोई, BP लाइबिलिटी को एंडोर्स कौन करता है, मैंने पढ़ा है जैसे कि मेरे को पेमेंट देना है। हाँ, तो बताइए कि सिचुएशन नंबर 3 इज ऑल क्लियर। देन सिचुएशन नंबर 4, आप लोग बहुत बिजी, मतलब मैं बहुत बिजी इंसान हूँ ड्रॉअर के अकॉर्डिंग, और मुझे बिल कलेक्ट करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैंने बैंक में भेज रखा है कलेक्शन के लिए। जैसे ही मेरे पास कोई बिल आता है, मैं उस बिल का नाम बदल के बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर देती हूँ। तो पहली की एंट्री में मेरे पास बिल आया BR2 ड्रॉई, और मैंने दूसरी ही एंट्री में उसी बिल को बाहर भेज दिया, खत्म कर दिया, टू BR कर दिया, और उसका नाम बदल के रख दिया बिल सेंड फॉर
कलेक्शन अकाउंट डेबिट। अब जब मुझे उस बिल के रिस्पेक्ट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बैंक मुझसे कुछ कलेक्शन चार्जेस ले लेगा, वो रख लेगा, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। टू, अब उस बिल को किसको खत्म करूं, बीआर तो पहले ही खत्म था, अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को खत्म करना है। ठीक है, और भी आप लोगों के केस में वही सिंपल 3 एंट्रीज है, आपके केस में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो अभी ये बिल जो है वो बैंक के पास है। ठीक है, तो बैंक के पास है तो हमारी बुक में, मेरी बुक में मैं आप लोगों को सबसे पहले लाऊंगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट करूंगी। टू, मेरे पास जो एसेट है उसको खत्म करूंगी। मेरे पास एसेट थी पर मैंने उसका नाम बदल दिया था, बिल फॉर कलेक्शन रख दिया था, तो बिल फॉर कलेक्शन को खत्म करूंगी। और एक बार के लिए बैंक तो मेरे खाते से निकाल लेगा और नोटिंग चार्जेस का पैसा भी चला जाएगा, तो टू बैंक। आप लोगों के केस में होगा बीपी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी तो एक बार खत्म करनी पड़ेगी, नोटिंग चार्जेस आपका खर्चा है। टू, आपको मुझे पैसा देना है ड्रॉअर अकाउंट। पांचवा है रिटायरिंग बिल अंडर रीबेट। इसके अंदर ऐसा है कि आप लोग के पास में ज्यादा पैसा आ गया, आप समय से पहले मुझे पेमेंट करना चाहते हैं, तो समय से पहले जब पेमेंट करेंगे तो मैं आपको एक तरह का रीबेट दूंगी कि ठीक है, जितना आपका इंटरेस्ट बनता है उतना आप ले लो। भाई जो पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलना था, अगर आप 2 महीने में दे रहे हो तो 1 महीने का जो भी इंटरेस्ट है सेव हो रहा है वो मैं आपको डिडक्ट करके आपसे बाकी पैसे रख के संतुष्ट हो जाऊंगी। यहाँ पे इसका नाम रिबेट है। बैंक से जब डिस्काउंट कराते तो उसका नाम डिस्काउंट होता है। टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है। एंट्रीज क्या होगी, बड़ी सिंपल है कि वही सेम, आप आपकी बुक में आपने पेमेंट करने आओगे तो आप करोगे बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपको एक तरह की फायदे वाली इनकम हुई टू रीबेट। ठीक है, सपोज बीपी 10,000 का था और आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो इसलिए मैं 8,000 में मान रही हूँ, तो बीपी अकाउंट डेबिट तो 10,000 से होगा, टू कैश आपने 8,000 ही दिए तो टू बाकी आपकी इनकम है क्या है, रीबेट 2,000। हाँ, आपने बैंक से डिस्काउंट करा, अब वो बैंक को पेमेंट कर, अब मैंने बैंक को मैच्योरिटी से पहले बैंक को क्या कर, हुआ ना इंटरेस्ट का फायदा। सिचुएशन 6, रिन्यूअल ऑफ बिल्स। रिन्यूअल का मतलब ये है कि ड्यू डेट पे आके ड्रॉई ने कहा कि मुझसे आज पेमेंट नहीं होगी, गिव मी सम मोर टाइम। तो देखो बिल पे तो लिखी होती है ड्यूरेशन, मैंने आपको बताई थी यूजेंस बिल के ऊपर तो ड्यूरेशन लिखी है, और वो ड्यूरेशन एक्सपायर होने के बाद वो बिल तो काम का नहीं है, तो उसको तो मुझे ड्यू डेट आने पर कैंसिल करना ही पड़ेगा। और रिन्यू करना है तो वो मैं न्यू बिल रिन्यू कर दूंगी। इस तरह के केस में आपसे ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल ये होगा कि आपको कितनी अमाउंट अब लेनी है। सपोज 10,000 का बिल था, मैंने 3 महीने के लिए लिखा था, 3 महीने बाद आप लोगों ने बोला कि 10,000 अभी नहीं, 1 महीने बाद देंगे, तो मैं आपके वो 10,000 ही लूंगी क्या 1 महीने बाद? नहीं, 1 मंथ का इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल लिख दूंगी और उस पर ड्यूरेशन होगी 1 मंथ की। ये इतना ही है जितना आपको याद रखना है, इसकी एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एंट्रीज वही है कि नया बिल फिर से इशू हुआ, बीआर टू ड्रॉई, ड्रॉई टू बीपी। वो इंटरेस्ट जो आप पे लग रहा है वो आपके लिए खर्चा है, और मेरे को जो इंटरेस्ट जो है वो, मेरे को भी कुछ हो रहा है क्या फायदा इंटरेस्ट का? मिल रहा है, मुझे दे रहे हो, मेरे लिए इनकम है, तुम रख रहे हो, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। ये 6 सिचुएशन आपको पढ़नी थी, शुरू की थ्योरी आपको पढ़ा दी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज आपसे एक बार बात हो चुकी है। इसके बाद हमने इसके बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, उन एमसीक्यूज में हमने ये चीज देखी कि एक तो ये फर्स्ट वाला बिल सिचुएशन 6 में डिसऑनर होता है या कैंसिल होता है। देखिए एंट्री के रिस्पेक्ट में हम ये बात करते हैं कि कैंसिल किया है, उसका मतलब ये है कि एंट्री रिवर्स करनी है, मतलब बिल पे रिसीवेबल को आपको अपनी बुक में क्रेडिट करना है, नाउ दिस विल नो मोर बी अ एसेट। बाकी टर्म यही यूज होती है कि डिसऑनर हो गया। ठीक है, पेमेंट नहीं दी अगले ने उस टाइम पे। ये एमसीक्यू था, क्या क्या सोल्यूशन था उसका? उसका करेक्ट सॉल्यूशन डिसऑनर ही था। हाँ, उस टाइम मैंने ये चीज कही भी थी, ये जो कि पहला वाला बिल कैंसिल हो जाएगा, मेरा कैंसिल का मतलब ये तक खत्म हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो हुआ तो डिसऑनर है पर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब नया लिख के देना पड़ेगा। कैंसिल शब्द का अगर एसेंस मानू तो वो ये है कि चल ठीक है कैंसिल किया, अब तेरे से पैसे नहीं लेते। समझ रहे हो? जैसे कहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए या एग्जाम कैंसिल हो गए, दोनों शब्दों में क्या फर्क है? कैंसिल हो गए मतलब कभी नहीं होंगे, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो बिल कैंसिल हो गया, उसका पैसा तो देना है ना, वो बिल उस टाइम पे डिसऑनर हुआ है। आई डोंट थिंक कि अब कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज दैट मच ओनली, लेट्स मूव टू जॉइंट वेंचर्स।
तो मैराथन की अगली कड़ी में अपन करेंगे यूनिट नंबर 2.2 योर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, जैसा मैंने आपको चैप्टर कराते वक्त बोला था कि एक तो प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट क्या बट रहा है, कौन किसको क्या पे करेगा लास्ट में, और शुरू की थ्योरी। तो जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज्यादा लोग एक टेम्परेरी काइंड ऑफ पार्टनरशिप में कुछ समय के लिए सीजनल बिजनेस करने के लिए या इस तरीके के लिए जुड़ते हैं, वो अपना काम पूरा करते हैं, अपना अपना प्रॉफिट लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थे, किसी को कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है डैम कंस्ट्रक्ट करने, ब्रिजेस, रोड्स, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन काम, सीजनल काम जो होते हैं ना वो सारे जॉइंट वेंचर से हो गए। फिल्म बनानी है एक प्रोजेक्ट की तरह है, वो हुआ और अपने अपने काम पे लग गए। लैंड को सेल करना है, लैंड को परचेज करके उसकी कॉलोनी काट के आपने बेचा, उसके बाद आप लोगों का काम हो गया, फिर आप लोग चले गए। दैट वाज लाइक जॉइंट वेंचर्स। एग्जांपल, फीचर्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, लिमिटेड ड्यूरेशन है, आपस में जो लोग जॉइंट वेंचर में एंटर होते हैं उन्हें को वेंचरर कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस वो लोग आपस में बांट लेते हैं, रेशो उनमें ऑलरेडी अग्रीड होता है, और कैपिटल लाने की कोई ऐसे जरूरत नहीं है कि लानी ही पड़ेगी, हो सकता है एक लाए, हो सकता है दोनों लाए, हो सकता है कोई ना लाए, ऐसी चल जाए। ठीक है, और फिर डिसॉल्व हो जाएगा जैसे ही बिजनेस का पर्पस ओवर होगा। को वेंचरर को डिसॉल्व होते ही सेटलमेंट करना है, एक दूसरे को क्या पे करना है, क्या लाए थे, ऐसा हिसाब किताब करना है, क्योंकि उसके बाद वो लोग नहीं मिलेंगे एक बार तो, और उसका कोई नाम भी नहीं होता है, इसका कोई एक्ट भी नहीं बना है, को जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट की जो डिफरेंस है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर किस तरह से की जाती है? देखो, अकाउंटिंग वेरी सिंपल, दो बेसिक मेथड है, या तो जॉइंट वेंचर के लिए अलग से किताबें बना रखी है, या फिर आप लोग अपनी अपनी किताबों में जॉइंट वेंचर का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। इफ द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर द जॉइंट वेंचर इज मेंटेन्ड, तब एंट्रीज अलग तरीके से होगी, और अगर सेपरेट सेट मेंटेन नहीं करते हो, अपनी अपनी बुक्स में करते हो, तो दो ऑप्शन है, या तो अपनी अपनी बुक्स में सारी सारी बातें लिखोगे, सारी एंट्रीज करोगे, चाहे वो खरीद के लाए चाहे तुम खरीद के लाए हो। अगर ऐसा करोगे तब तो आप ही की बुक आपको प्रॉफिट बता देगी, उसकी बुक भी उसको प्रॉफिट बताएगी, दोनों सेम होने चाहिए, सेम ही आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी अपनी बुक्स में केवल वही एंट्रीज कर रहे हो जो आपसे रिलेटेड है, आपने अपनी बुक में वो की जो आपसे रिलेटेड है, मैंने अपनी बुक में वो की जो मुझसे रिलेटेड है, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ऐसे तो उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट क्या है वो कैसे पता चलेगा? उसको पता लगाने के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है, वो बनाकर आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से आपने क्या कमाया और एक दूसरे में आपको कितना कैसे बांटना है। ठीक है, अब सेपरेट सेट बना रहे हैं हम लोग जॉइंट वेंचर के हिसाब के लिए, नया रजिस्टर लगाया एकदम अलग से, तो हमें तीन तरह के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसके अंदर खर्चे लगभग आप लोग डेबिट कर देंगे, कोई कुछ लेकर आया डेबिट कर देंगे, कोई कुछ लेकर गया है क्रेडिट कर देंगे, इनकम यानी जॉइंट वेंचर से जो सेल हुई है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये आपको P&L प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ उस प्रोजेक्ट से वो बता देगा। जॉइंट बैंक खोलने का कारण ये है क्योंकि इसके अंदर जब किताबें सेपरेट बनाइए तो बैंक अकाउंट भी एक सेपरेट रखो, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ट्रीट मत करो। उस जॉइंट बैंक में इनिशियल जो पैसा आया उस जॉइंट वेंचर से रिस्पेक्ट में, कैपिटल वो भी उसी में रखो और आगे के खर्चे भी उसी से करने। ठीक है, ये आपका ऑल कैश एंड बैंक का हिसाब मेंटेन करेगा। को वेंचरर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट था। को वेंचरर के अंदर आप एक दूसरे के साथ जो भी लेन देन है, जैसे प्रॉफिट वगैरह सब पता लग गया कि इतना हुआ है, अब मैं बात करूंगी तू शुरू में कितनी कैपिटल लाया था, इतना तेरा प्रॉफिट बनता है, इतने का तू सामान ले गया था, तो नेट तेरा कितना बनता है, नेट मेरा कितना बनता है, अल्टीमेटली सेटल कर देंगे कि मैं तुझे इतना दे देता हूँ, सेटल हो जाएगा, या तुम मुझे इतना दे दो, जॉइंट वेंचर सेटल हो जाएगा। इस तरीके से को वेंचरर अकाउंट बनेगा। एंट्रीज देखेंगे, शुरू में जब आप को वेंचरर्स जो है जो पैसे लेके आएंगे, अगर शुरू में को वेंचरर पैसे लेके आ रहे हैं तो हमारे जॉइंट बैंक में पैसा जाएगा और जो लेकर आए उनको हम क्रेडिट कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट टू को वेंचरर्स अकाउंट। उसके बाद में अगर वो लोग पैसे की जगह सामान ले आते हैं तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कोई खर्चा होगा तो भी जॉइंट वेंचर डेबिट, कोई सामान आएगा तो भी जॉइंट वेंचर डेबिट। टू कौन लेकर आया है? को वेंचरर लेकर आया, उसका इनाम आ जाएगा। एक्सपेंसेस किसी जॉइंट वेंचर ने पे कर दी, को वेंचरर ने, भाई साथी किसी संगी साथी ने, जो भी दो तीन लोग मिले उनमें से किसी ने भी एक्सपेंडिचर पे कर दिया, डजंट मैटर, जॉइंट वेंचर विल बी डेबिटेड। टू आपका जिसने भी पे की उसका नाम। फिर मटेरियल परचेज, अब आप जॉइंट वेंचर के जॉइंट बैंक में जो पैसा रखा था उससे सामान खरीद के लाए हो तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अच्छा, आपने उसी से गुड्स सेल करे और वो पैसा उसी जॉइंट बैंक में आया तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। फिर इसी तरीके से शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर्स की फॉर्म में मेरे को अगर पैसा मिला है
तो क्या होगा, तो आपका शेयर्स तो आ रहे हैं, शेयर्स अकाउंट डेबिट, और जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट तब होगा जब कैश में पैसा आएगा। दोनों में से एक चीज ही हो सकती है। देखो, या तो आपको सेल प्राइस शेयर में मिला है या कैश में मिला है। कैश में मिलेगा तो डेबिट ये हो जाएगा, शेयर में मिलेगा तो ये हो जाएगा, और अल्टीमेटली सेल जो होती है वो उसकी केस में जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता है। कमीशन सैलरी किसी तरह का खर्चा दे रहे हो, जॉइंट वेंचर खर्चे पे डेबिट होता है। टू, जिसको भी मिला है उसका नाम लिख दो। अनसोल्ड गुड्स है, कोई उठाकर ले गया तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आएगा, जो ले गया उसका नाम आ जाएगा। शेयर जो हमारे पास पड़े थे वो भी कोई ले गया, तो शेयर जब आए थे तो आपने डेबिट किया था, कोई ले गया तो आप उसको क्रेडिट करोगे, जो लेकर गया उसका नाम डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर आपने उस शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दिया, अगर अगर आप उन शेयर को बेचोगे तो पैसा तो आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट, शेयर जाएगा टू शेयर। अब बेचने से कोई प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर हो जाएगा प्रॉफिट के केस में क्रेडिट, अगर लॉस हो रहा है तो जॉइंट वेंचर हो जाएगा डेबिट। ठीक है, फिर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट हो रहा है अल्टीमेटली सारा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ आएगा, लॉस आएगा तो इस तरफ आएगा, जैसे P&L अकाउंट में आया करता था। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट डालना है, टू ए और टू बी। अगर लॉस होता है तो ए बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फाइनली जो सेटलमेंट होगा वो उनके आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखे थे जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के किस तरह से प्रॉफिट आते हैं। अब दूसरे केस में बात करते हैं। ये हमने जो अभी एंट्रीज वगैरह सीखी है किस केस में थी, जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन कर रहे हो जॉइंट वेंचर के लिए। अब सीखेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपनी अपनी बुक में सारी एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज अगर आप करोगे तो इस तरीके से कुछ आपके दोनों की किताबों में एंट्रीज हुआ करेगी। करना क्या है, सेम रूल है। सेम रूल क्या है, खर्चा हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, इनकम हो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, कोई कुछ लेकर आया हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई कुछ लेकर गया हो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ अगर आपके यहाँ से आपकी किताब में काम चल रहा है और पैसा आपका लगा है तो टू कैश टू बैंक। अगर आप अपनी किताब में लिख रहे हो और आपने पैसा ना देकर आपके दूसरे को वेंचरर ने पैसा दिया है तो आप उसकी जगह उसका नाम लिख दो। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इतना ही है। ठीक है, कोई भी एंट्री बनाकर देख लो भले ही। मान लो ये बनानी है कि सेल प्रोसीड्स है रिसीव हुई थी ए को, ए और बी दोनों एक साथ को वेंचरर्स है। सेल प्रोसीड्स रिसीव हुई ए को सेल का पैसा मिला। अगर मैं ए हूं और ए की किताब में मेरे को काम करना है तो सेल के केस में जॉइंट वेंचर को क्या करना है, सेल के केस में जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा, ये बात पता है, जॉइंट वेंचर। डेबिट साइड में मैं ए हूं, मेरे पास पैसा आया है तो कैश। अगर मैं बी होती तो मैं क्या लिखती डेबिट में, ए इज अकाउंट डेबिट। ऐसा है। तो इस तरीके से आप कोई भी एंट्री बना सकते हो, कोई मर्जी पूछ लो या कोई मर्जी ट्राई कर लो। जैसे मान लो गुड्स वाला ये कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी एंड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बी। बी ने गुड्स सप्लाई किए, बी ने खर्चे पे किए, कुछ आएगा जॉइंट वेंचर में, कोई खर्चा होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो डेबिट होगा, कर दिया। अब अगर मैं ए हूं तो मेरी बुक से तो कुछ गया नहीं, मैं तो टू बी का नाम लिख दूंगी। और अगर मैं बी खुद हूं तो मैंने दो चीजें की है, एक तो मैंने गुड्स सप्लाई किए टू गुड्स और एक मैंने दिया है पैसा खर्चे का टू कैश। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती है सेकंड वाले सिस्टम में, जब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड एंड ईच को-वेंचरर इज रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। उसके बाद थर्ड वाला था जिसके अंदर ऐसा था कि है ना, हर कोई अपनी बुक में सारी बात नहीं लिख रहा, केवल अपने से रिलेटेड बात लिख रहा है। तो इस केस के अंदर भी रूल तो यही है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा दो केस में, खर्चा और कुछ आया तो, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा इनकम और कुछ गया तो। अब क्या है कि मैं सिर्फ अपनी बात लिख रही हूँ, आप अपनी बात लिख रहे हो, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाए। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट दिखने में कैसा होगा, एकदम जॉइंट वेंचर जैसा होगा, एकदम सेम फॉर्मेट पे चलेगा। आपको कुछ नहीं देखना ए का है बी का है, जो भी आपको सारा उसमें डालना है, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट को आपको बांट के बाकी दोनों की बुक्स में जो भी अकाउंट होंगे उनके नाम कैसे दिखते होंगे। इस केस में हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने किसके साथ जॉइंट वेंचर कर रखा है, क्योंकि आप एक तो आप कोई जॉइंट वेंचर की बुक्स नहीं बना रहे, दूसरे बंदे का आप नाम नहीं लिख रहे, आप उसकी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे उससे रिलेटेड चीजें, तो आप केवल अपना अपना रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर आपको अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट का नाम के साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, आपके अकाउंट्स के नाम हो जाते हैं
कि बुक्स, आपकी बुक्स में नाम होगा जॉइंट वेंचर विद, जैसे मान लो एक ही किताब है तो मेरा नाम, मेरी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट का नाम जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं होगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट होगा। और अगर बी की किताब में कर रहे हैं तो उसकी किताब में नाम क्या होगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, ताकि याद रहे। अब इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल कैसे हुआ। ये देखिए जैसे इसके अंदर था कि भरत की बुक में ये अकाउंट है जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट, इसका नेचर क्या है, और सुजीत की बुक में जॉइंट वेंचर विद भारत अकाउंट है, और इसका इसका नॉम, ठीक है, गुड। तो ये आपने ज्वाइंट वेंचर में सीखा था, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है और कुछ ज्यादा खास इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, अगले चैप्टर में एक असाइनमेंट लेंगे। कड़ी में अगला चैप्टर कंसाइनमेंट, यूनिट नंबर 2.1। सबसे पहले कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ने से भी पहले आप इसका सार समझे। इसके अंदर हमें किसी दूसरी जगह कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना होता है और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि वहां पे आउटलेट लेके अपन स्टार्ट कर दें। हम सहारा लेते हैं वहां पे ही किसी चल रहे बिजनेस का, उसको हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेच के देखें ताकि हमें उस मार्केट का आइडिया आए, ठीक है। तो हम हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, केवल पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप उसके बाद भी हमारी ही रहती है, वो सामान हमारा ही कहलाया जाता है, उसकी दुकान में पड़ा हो तो भी रिस्क भी हमारा ही होगा। हम सामान को उधर भेजेंगे, वो बेचेगा, उसको उसके बदले में कमीशन देंगे और वो कमीशन से खुश रहेगा। हम मार्केट की रिसर्च कर पाएंगे कि हमारा कितना बढ़िया चल रहा है वहां पे, इन फ्यूचर हम वहां पे अपना कर सकते हैं। तो ऐसा करके इन एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप की तरह काम होता है। पार्टीज दो है, कंसाइनर और कंसाइनी। जो कंसाइनमेंट पे सामान भेज रहा है वो होगा कंसाइनर, जिसके यहाँ पे भेजा गया है वो कंसाइनी है। और कंसाइनमेंट और सेल में क्या फर्क है, कंसाइनमेंट में और सेल में फर्क ये है कि कंसाइनमेंट के अंदर आपका केवल पोजीशन गया है, ओनरशिप नहीं गई है, सेल में चली जाती है। और कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, सेल में आप बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है। रिस्क जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, सेल में रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। सारे खर्चे कंसाइनर बियर करता है, सेल और वाले के केस में ऐसा जरूरी नहीं कि कौन बियर करे। फिर आपका कौन सा डॉक्यूमेंट क्या बात का सबूत है, कंसाइनर जब सामान भेजता है तो सामान के साथ में परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, उसमें सारी बात लिख के भेजता है कि किस तरीके से क्या क्या क्वांटिटी में कितने का सामान गया है। अब परफॉर्मा इनवॉइस में वो कई बार कॉस्ट पे लिख देता है, कई बार उस सामान को इनवॉइस पे दिखा देता है, वो उसकी मर्जी है। उसके बाद सामने वाला जब सामान बेचेगा तो पैसे के साथ साथ एक अकाउंट सेल्स बना के भेजेगा कि ये हिसाब किताब है, मैंने कुछ इस तरीके से आपका सामान बेच दिया है, ठीक है। और अगर उस अपना सामान सामने वाले से नहीं बिक रहा तो वो अपने को वापस कर देगा, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट किस तरीके से चलता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स के बारे में भी बात हो चुकी है। उसके बाद में इनका फॉर्मेट देखने की कोई जरूरत नहीं है। कमीशन, मैंने आपको बोला सामने वाला कमीशन के बदले में काम कर रहा है, सामने वाला सच में 3 तरह का कमीशन आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। सबसे पहला, नॉर्मली ये जो अरेंजमेंट हमने उसके साथ किया है उस केस में हम उसको दे रहे हैं ऑर्डिनरी कमीशन, फी पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल ऑफ गुड्स। दूसरा, अब हमें क्या है कि सामने वाले के जिस जो एरिया है उसमें क्रेडिट सेल हो रही थी, क्रेडिट सेल में बैड डेट्स का डर था और ये डर हम अपने सर पे नहीं रखना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर रिस्क बाकी है। इस डर को ट्रांसफर करने के लिए या कह दो कि क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए, जो भी बात है, अपन ने उसको एक कमीशन देना स्टार्ट कर दिया, डेल क्रेडर कमीशन। इस डेल क्रेडर कमीशन को परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज टोटल सेल पे लगाना होता है, ठीक है। और ये अगर आपने दिया है तो फिर बीइंग कंसाइनर आपकी बुक में बैड डेट्स जैसा कोई खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो बियर करने का किसकी जिम्मेदारी है, कंसाइनी की है। अगर आपने डेल क्रेडर नहीं दिया तब बैड डेट्स आप ही की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चे के तौर पर दिखाया जाएगा। फिर तीसरी तरह का ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा प्राइस वसूल सके, हमारी प्रोडक्ट को हम और ज्यादा प्राइस में बेच सके। तो हम उसको कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा में बेचेगा तो जो जितना भी एक्स्ट्रा कमा के देगा उस पर हम तुमको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। एक्स्ट्रा पे परसेंटेज लगेगी ओवरराइडिंग कमीशन या स्पेशल कमीशन, दूसरा नाम है, गौर कर लेना इसका, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज बनेगी आपकी, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की बुक्स में आपको एंट्री करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले सामान आया,
अब आपके केस में क्या क्या काम की चीजें हैं, आपके केस में ये है कि उस कंसाइनमेंट से मैंने क्या कमाया, वो तो आपको पता लगेगा कंसाइनमेंट अकाउंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, वही जैसा जॉइंट वेंचर का था, P&L की तरह है, ये नॉमिनल नेचर है इसका, उससे अपने को प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। इसमें भी जो अगर कुछ आ रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ जा रहा है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट, इनकम हो रही है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आपके पास में स्टॉक पड़ा है तो कंसाइनर की किताब में क्या एंट्री होगी, कंसाइनर की किताब में होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अगर अभी आता तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑलरेडी पड़ा है तो कंसाइनमेंट का स्टॉक। ठीक है, अब अगर अभी ताजा ताजा आया है तो कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर रिटर्न ऑन गुड्स बाय द कंसाइनी, कंसाइनी से रिटर्न आ जाते हैं तो उल्टी एंट्री हो जाएगी वही जो सेंडिंग के दौरान हुई। फिर कंसाइनी की किताब में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है, कंसाइनी की किताब में पहली 3 एंट्रीज में नो एंट्री है, यहाँ पे एंट्री अभी नहीं हो रही है। ठीक है, फिर ऑफ ऑन एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, कंसाइनमेंट पे सामान भेजने के रिस्पेक्ट में कोई खर्चे लग रहे हैं, खर्चा मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, मेरा ही लग रहा है कंसाइनर का ही लगेगा, टू कैश और बैंक। फिर उसके बाद कंसाइनी पेइंग कैश और एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंजेस एडवांस, सामने वाला आपको पहले से कैश दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो सामान पैसा आ गया ना, पैसा आते ही कैश अकाउंट डेबिट, बिल आया तो BR अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको वैसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि पैसा आ रहा है उसकी एंट्री, मैंने सिर्फ बोला कि अगर एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अगर सेल हो रही है तो उस दौरान कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, पर सेल के बाद का जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आता, कैश बैंक और उसका पर्सनल अकाउंट आएगा। फिर ये बिल डिस्काउंटिंग वाली बिल्स वाले में देख चुके हैं अपन, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन सामने वाले को देंगे, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आते हैं उसी तरह कंसाइनमेंट अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में आते हैं। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक होगा तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोल देंगे, अगर ये रास्ते में रह गया गुड्स होगा तो गुड्स इन ट्रांजिट बोल देंगे। यस, फिर उसके बाद में गुड्स सेंट एंड इनवॉइस प्राइस, अगर गुड्स को वो सामने वाला कॉस्ट पे ना बताकर कुछ एक अमाउंट उसमें ऐड करके आपको भेजता है तो उस इनवॉइस प्राइस की वजह से स्टॉक रिजर्व का जन्म होता है। इन एंट्रीज में, एंट्रीज काम की नहीं है, इसकी अमाउंट काम की होती है, लोडिंग कहते हैं इसको। लोडिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ के भेजा, कॉस्ट में सपोज 20% जोड़कर इनवॉइस प्राइस लगाया गया तो आपसे पूछा जाएगा लोडिंग क्या है, तो लोडिंग ये है। ठीक है, ये अपने को इसके अंदर और क्या ध्यान में रखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट ध्यान में रखना है। कंसाइनमेंट अकाउंट देखेंगे, ये आपका इस तरह का कंसाइनमेंट अकाउंट दिखता है जिसके अंदर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कोई तरह का खर्चा, कमीशन ऑफ एजेंट और इस तरफ आई सेल्स। अब मान लो अगर मैं आपको कहूं कि मेरी 1 लाख की सेल हुई है, सामने वाले ने 50,000 मुझे ट्रांसफर किए, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में 1 लाख ही है। कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल से मतलब है, ये जो आपस में लेन देन होता है ये बैंक टू कंसाइनी के नाम पे होता है, इसका कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और आपके कंसाइनमेंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बने थे, तो एक तो आपका बना था कमीशन से रिलेटेड, मैं वैसे बता देती हूँ कि कमीशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो तो बड़े न्यूमेरिकल्स है, इसके बारे में छोड़ के कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन क्या क्या थे वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले तरह का क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, आपको दिया जाएगा परसेंटेज ऑफ किसका लगाना है, ज्यादातर केस में ये खुद बता देता है कि एक तो सिंपल ऑर्डिनरी कमीशन है, परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस देगा तो इनवॉइस पे लगाना है, कॉस्ट देगा तो कॉस्ट पे लगाना है, जैसा ये बोले वैसे पे लगा देंगे। तो ऑर्डिनरी कमीशन लगेगा टोटल सेल पे, अब टोटल सेल पे कई बार ये कहता है सेलिंग प्राइस पे, कई बार ये कहता है इनवॉइस प्राइस पे। अब जितना माल सेल हुआ है, सपोज 3 लाख का माल सेल हुआ है, उसके अंदर अगर अगला कह रहा है कि आपको ये परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे लगानी है ना कि सेल्स प्राइस पे, तो मुझे सेल्स प्राइस से इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर सामान के 3 तरह के प्राइस होते हैं, एक उसको बनाने का, एक उसके बिल में लिखने का
और एक उसको बेचने का। ऑर्डिनरी कमीशन इनमें से जिसका भी नाम लिया जाए वही लगाना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, बाय डिफॉल्ट टोटल सेल पे लगता है। ठीक है, आज मैंने बीइंग कंसाइनी टोटल 1 लाख की सेल करी तो मुझे ऑर्डिनरी कमीशन 5% उस पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह का फिर कमीशन बताया होता है डेल क्रेडर कमीशन। इसमें भी हमें क्वेश्चन के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी। अगर क्वेश्चन खुद लिख दे कि आपको परसेंटेज ऑन डेबिट से वो क्या दूसरी क्रेडिट सेल लगाना है, परसेंटेज ऑन क्रेडिट सेल लगाना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैम ने कहा था टोटल सेल लगाना है। मैंने जो टोटल सेल लगाया वो बाय डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दिया जाए तो परसेंटेज ऑन टोटल सेल लगेगा। ठीक है, थर्ड वाला था ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन की वैसे कोई भी डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब होता है कि एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक जाना। भाई एक मैंने उसको बेसिक लिमिट दी थी कि इतना तो कमा के देना है, उसके ऊपर उसने कितना कमा के दिया। कई बार तो होगा कि इनवॉइस प्राइस से ऊपर उसने कितना कमा के दिया, इस पे 10%। कई बार होगा कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसने कितना कमा के दिया, उस पे 20%, 5%। तो जैसी उसकी लैंग्वेज होगी उसको वैसे ही फ्रेम करना है। ठीक है, इसके आप क्वेश्चन जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस करने के बाद में कोई 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा लैंग्वेज को समझते कैसे। ठीक है, पहली तरह का क्वेश्चन ये था। दूसरी तरह का क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कंसाइनी के पास लास्ट में जो माल बच गया उसकी वैल्यू कैसे तय होगी, क्योंकि वो माल उतना सस्ता नहीं है जितना का कॉस्ट का था। कॉस्ट पे तो मेरे पास पड़ा था तब का था, वहां से बेचारा चल के भी आया, लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस ये सब लगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट आपने लेनी है उस सामान की, उसमें आपने प्लस करने कंसाइनर के सारे तरह के एक्सपेंसेस, उसमें आपने प्लस करने कंसाइनी के कौन से वाले एक्सपेंसेस, केवल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में, इसमें आते हैं अनलोडिंग चार्जेस और फ्रेट चार्जेस। इसके अंदर केवल ये कैरिज ऑक्ट्रॉय अनलोडिंग फ्रेट केवल उस वहां से उतारने वाले से रिलेटेड चार्जेस आते हैं। उसके बाद सेलिंग गोडाउन ये सब इसमें नहीं आएंगे, ये नॉन रेकरिंग नहीं होते, ये बार बार होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूएशन करना था आपको क्लोजिंग स्टॉक का। फिर कई बार आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। रास्ते में अगर सामान लॉस्ट ही हो गया तो उसके अंदर एक तो कॉस्ट जुड़ी हुई है, एक उसके अंदर कंसाइनर के वो भेजने वाले खर्चे सारे जुड़े हुए हैं। कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग का सवाल आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आया कंसाइनर्स के ऑल एक्सपेंसेस। अब ये ध्यान रख लेना, ये चीजें हमेशा प्रोपोर्शनेट लेनी होती है। मतलब ये कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर 20 यूनिट ही बची है, शुरू में 100 यूनिट इधर से उधर गई थी, तो उस 20 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में मेरे को वो खर्चा देखना है कि 100 को अगर मैंने लोड किया था तब 1000 रुपए का खर्चा लगा था, तो उस 20 का केवल 200 है ना, तो वो 200 ही जुड़ेगा, पूरा नहीं जुड़ेगा। समझ गए, ये भी प्रोपोर्शनेट, ये भी प्रोपोर्शनेट। और क्या देखा था कंसाइनमेंट में, और कुछ ऐसा जो आपको याद आ रहा हो जिसमें डाउट हो? मुझे परसेंटेज वाला क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज और, कौन सा? 3.33 वाला कुछ। देखो आप लोगों को बहुत बार ये डाउट आता है कि परसेंटेज दिया किस पे हुआ है। जब भी आपको ये परसेंटेज दिया जाए, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स, लोडिंग की या प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो जिस चीज पे दी जाती है उसी पे कैलकुलेट करनी होती है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट है ₹100, लेकिन आपको बता रखा है कि इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करके बताइए, लोडिंग इज 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो वो गलती ना करें कि 100 में 10% जोड़ दिया। ये लोडिंग है 10%, पर इसका बेस तो इनवॉइस प्राइस है ना, जो हमारे पास है ही नहीं। तो हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा, इसे लेट करना पड़ेगा, लेट इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू 100। तब हमें पता लगेगा लोडिंग क्या है, इस 100 का 10% है, यानी कि 10 है। तो कॉस्ट क्या आएगी, 100 माइनस 10, 90 आएगी। इस 90 के बराबर ये चीज है, तो आपके इनवॉइस के 100 के बराबर क्या होगा? 90 के बराबर है ₹100,
तो आपके 100 के बराबर क्या होगा। जिसके बराबर निकालना है उसको रखा ऊपर, जिसके बराबर दिया गया उसको रखा नीचे, जो दिया गया उसको रखा मल्टीप्लाई में। ऐसे करके आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता लोडिंग कितनी अमाउंट में है, तो मुझे लोडिंग निकालना है, लोडिंग इज 10, तो 10/90 इंटू 100 हो जाता। इस तरीके से करने इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। नहीं होना चाहिए। इनवॉइस माइनस लोडिंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट होता है, 110 नहीं। मैंने इनवॉइस को अगर 100 माना है, उस पे लोडिंग है 10%, यानी 10 रुपए की लोडिंग है, तो कॉस्ट तो उससे कम होगी ना कि ज्यादा। मैंने कॉस्ट 100, वो वैसे वो तो अमाउंट में लिखा है। अच्छा आप इसको 1000 ले लो, ये लो, अब बोलो कॉस्ट 1000 है। अब क्या करेंगे, लेट इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू 100, उसके बाद लोडिंग 100 का 10% यानी 10, उस केस में कॉस्ट क्या होगी 90। इस 90 के बराबर आपको दे रखा है 1000, तो आपको इस 100 के बराबर क्या है वो निकालना है। ये बात हो रही है पॉइंट्स में और ये बात हो रही है रुपीज में, दोनों में कंफ्यूज नहीं है। इसके अलावा आपकी कंसाइनमेंट में एक और बात रह जाती है, एबनॉर्मल लॉस। ये वही बात थी जो मैंने बोला कि रास्ते में लॉस हो गया है या कंसाइनी के वहां पहुंच के लॉस हो गया है। रास्ते में लॉस हुआ इसका मतलब कंसाइनी वाले खर्चे तो है नहीं, कॉस्ट क्या थी उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस क्या थे कंसाइनर वाले, और अगर उसके पास पहुंचने के बाद लॉस हुआ है तब कॉस्ट क्या थी कंसाइनर के क्या थे और कंसाइनी के क्या है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी। कंसाइनमेंट चैप्टर में याद रखने लायक इतनी चीजें, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे 3.2 यूनिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके एनपीओ के अकाउंट्स कुछ किस प्रकार बनाए गए हैं। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहली बात, इन लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन मोटिव है सर्विसेज देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको प्रॉफिट होगा ही नहीं, हो सकता है। किस तरह के एग्जाम्पल्स है, जिम खाना, स्पोर्ट्स क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रीजनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा इनके पास में क्या क्या चीजें आती है, इनके पास में एक तो एंट्रेंस फीस आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस आती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है, डोनेशन आता है, ग्रांट्स मिल जाती है और लीजेसीज मिल जाती है। इन सभी टर्म्स का मतलब आगे समझेंगे। इसके फीचर्स क्या है, तो ये ज्यादातर किसी ग्रुप को सर्व करने के लिए भी बनाई जा सकती है और पब्लिक को सर्व करने के लिए भी बनाई जा सकती है। जो इनसे जुड़े रहते हैं उनको मेंबर्स कहते हैं। इनकी अलग अलग तरह की कमेटीज होती है, उन कमेटीज में लोग इलेक्शन के बाद जुड़ते हैं। और ये पैसा वैसा सब अपन ने देखा ही, लेकिन मजे की बात ये कि अगर इनके पास में जो रिसीव हुआ उसके बाद जो खर्चा लग गया उसको हटाने के बाद कुछ बैलेंस में पॉजिटिव बचता है, उसको बोलते हैं सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि चैप्टर का नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो सरप्लस उसको बोलेंगे। उल्टा हो जाता है तो डेफिसिट उसको बोलेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 तरह की चीजें हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें आप कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप को जो भी सरप्लस और डेफिसिट हुआ है वो पता लगता है। नेचर बताएं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या होगा, रियल की तरह, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉमिनल। बैलेंस शीट अपने आप में है ही, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज सिमिलर टू कैश बुक, तो इस लाइन से एमसीक्यू बना हुआ था, इसको देख के रखें। कैश बेसिस पे एंट्रीज की जाती है। इट बिगिंस विद द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग और क्लोज हो जाता है कि बैलेंस कितना बचा। रियल अकाउंट है, इसमें कोई तरह के प्रोविजंस नहीं आएंगे। ये जो ग्रीन ग्रीन से हाईलाइट किए तो अपने आप में एमसीक्यू है। और प्रोविजन कैसे आ सकता है बताओ, प्रोविजन बनाते वक्त कब पेमेंट की आपने कभी प्रोविजन बनाते वक्त? प्रोविजन तो ऐसे बनता है P&L टू प्रोविजन, तो उसमें तो बैंक या कैश का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर रिसिप्ट एंड अकाउंट, पेमेंट अकाउंट के फीचर क्या है, वही फीचर है जो ऊपर बताता है। रियल अकाउंट है, कैश बुक के जैसा है, कैश एंड ट्रांजेक्शन बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक से खत्म हो जाता है। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज बेसिकली रियल अकाउंट बाय नेचर। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लिखा था सिमिलर टू कैश बुक, नीचे लिखा है समरी ऑफ कैश बुक, तो इस तरह का वेग क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्रॉस योर फिंगर्स और जो भी करना है करें भाई। अगर दोनों ही
तो खुद सोचो ना, अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे कि सिमिलर टू कैश बुक और समरी ऑफ कैश बुक, अगर दोनों आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसी की बुक में लिखी हुई दोनों बातें, तो हमें नहीं पता कि उसके आंसर की में सच में क्या होगा। या तो हो इधर ए और बी, तब तो वो सटीक आंसर है, इधर ए और बी। फिर ये मत कह देना कि आपने ये कहा था कि कोई भी चूज कर लो, अगले ने ऑप्शन दिया है कोई भी। बोथ ए और बी भी सही है, ये दोनों ही होता है। और अगर तीसरा ऑप्शन ही ना आए, और जैसे आपके जो मैंने पेपर में क्वेश्चन दिया था उसके अंदर एक था पहला ये वाला, एक था ये वाला, और तीसरा कुछ और था और चौथा कुछ और था, तो उसके अंदर कंफ्यूजन आ गई थी। और वो क्वेश्चन आपके PYQ से था, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, तुम ये मत मानो कि पूरा पेपर सही आएगा। टेक्निकली 5-7% जानबूझ के इस तरह का पेपर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसको दोनों आंसर को कंसीडर कर लेते हैं, बोनस देते हैं। तो ऐसे अपने आप का कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग बाहर आके एग्जाम से ये फाइट कर रहे हैं कि ये सही है या वो सही है, ये ऊपर लिखा है तो सही है, ये नीचे लिखा है तो सही है। ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं दें। फॉर्मेट कैसा होगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग बैलेंस से खत्म होगा। रिसिप्ट जितनी भी हो रही है वो रिसिप्ट साइड में यानी डेबिट साइड में आएगी, पेमेंट जो की जा रही है वो क्रेडिट साइड से की जाएगी। ऐसा इसका फॉर्मेट दिखता है। फिर उसके बाद में ये आपने बनाए थे उस टाइम। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात आई, तो इस साल से रिलेटेड इनकम और इस साल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर वो इस अकाउंट में दिखाई जाएगी। सरप्लस और डेफिसिट ये निकाल कर देगा। नॉमिनल अकाउंट ये नेचर से है, अक्रूअल बेसिस पे इसमें एंट्री होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेसिस पे एंट्री होती है। इसके अंदर से कैपिटल इनकम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू चीजें इसमें आती है। करंट ईयर का खर्चा इसमें रिकॉर्ड होगा, करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड होगी। सेल ऑफ एसेट से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होगा, सेल ऑफ एसेट से लॉस होता है तो डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन डेबिट किया जाता है। फिर इनकम ज्यादा है और सरप्लस है, डेफिसिट है, सेम ही बातें फीचर में लिख दी। फॉर्मेट इसका बताया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, नॉमिनल अकाउंट वाला फॉर्मेट है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको एक बार पढ़ाया हुआ है, इससे MCQ बन सकता है। लेकिन अभी हमने जो ऊपर फीचर्स पढ़े अल्टीमेटली वही लिखे गए हैं। P&L और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बहुत अच्छा है। P&L प्रॉफिट वाले बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट वाले बनाते हैं। P&L में नेट लॉस नेट प्रॉफिट पता चलता है, यहाँ से सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है। बस इतना ही बताया है। बैलेंस शीट की बात की, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा, तो कहता है कि बैलेंस शीट एक अकाउंटिंग इक्वेशन से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स होता है। उसी तरीके से बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में एक कैपिटल फंड आएगा जिसको जनरल फंड भी कह देते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी कह देते हैं, और एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, जो भी आपका सरप्लस और प्रॉफिट आता है। जैसे हम P&L में जो प्रॉफिट आता था उसको कैपिटल में ऐड किया करते थे, यहाँ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस आएगा उसको आप कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, डेफिसिट आएगा उसको आप कैपिटल फंड से रिड्यूस करेंगे। फिर ये तो था कैपिटल फंड, एक तरह का जनरल फंड है ये तो। फिर स्पेशल फंड क्या था? स्पेशल फंड ऐसा था कि अगर आपको कोई स्पेशल चीज के लिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिला गया फंड है वो स्पेशल फंड है। इसका एग्जांपल था जैसे बिल्डिंग फंड। अगर इस फंड में मिले हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करके कुछ भी कमाते हैं तो वो इसी फंड में उसी कमाई को जोड़ दिया जाएगा, आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। सारा पैसा इस फंड के लिए जो मिला इस्तेमाल होने के बाद बचा हुआ पैसा कहाँ डाल देंगे? जनरल फंड में ही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? तो आपने जो मेंबर बना रखे हैं अपने NPO के, उनको जो पे करना पड़ता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। और NPO के लिए सब्सक्रिप्शन एक तरह की इनकम। सब्सक्रिप्शंस के बारे में कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मूला है। मैंने आपको इतनी बात बताई थी कि अब मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो किस में आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आएगी। इनकम साइड में आएगी और कौन सी आएगी? सिर्फ इस साल से रिलेटेड आएगी। अब दी हुई तो बहुत सारी होगी, आपको प्रीवियस ईयर के एडवांस, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, सब कुछ दिया होगा। आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है? हमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन होगा, आपको दिया जाए इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट मिली। क्या बोला मैंने? इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट है? 20,000, 30,000। तब तो आपको ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के लास्ट में मिलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिखाना है। दूसरी तरह के सवाल आते हैं
जिसके अंदर ये बताया जाता है कि इस साल 200 मेंबर ने रजिस्टर कराया, हर मेंबर की फीस 3000 थी। फिर कुछ सोचना ही नहीं, फिर आपको प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस एडवांस कुछ भी नहीं सोचना है। फिर तो वो यही बता रहा है कि इस साल कितनी इनकम थी, 200 लोग 3000 रुपए के हिसाब से वो जितना भी आया अपने पास में वही आंसर हो जाएगा। ज्यादातर सवाल इसी के आए हैं जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है बट इररिलेवेंट होती है वो। जस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मेंबर्स विद एनुअल सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट द अमाउंट। अगर पहली लाइन में ये दिख जाए फिर तो अपन को ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है। नहीं दिखता है तब आपको इस फॉर्मूले का यूज आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट लिया आप उसको लिखेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे क्या? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। एक बात याद रखनी है, बाकी सब इससे उल्टा करते जाएंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होगा। प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस हो रहा है तो करंट ईयर का एडवांस माइनस होगा। एक कुछ भी याद रख लो, उससे सारा हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आनी है। अब सब लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन ये हुई कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का पता कैसे लगे। आप सारे ईयर्स देख लो, उसके अंदर सारे ईयर्स में आपको जो लेटेस्ट ईयर जो भी नजर आ रहा है, अगर ये लिख रहा है कि भाई सन 1920 या 1920 के लिए आपको काम करना है, उसका मतलब ये है कि आप यहाँ खड़े 31 मार्च 2020 पे खड़े हो। यही अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है उसमें इसके अलावा कहीं 2021 भी दे दिया तो फिर मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो इस तरीके से आपको सारे डेटा को ना एक जगह लिख लेना है। जैसे ही ऐसा एमसीक्यू आए, जितनी भी डेट्स नजर आ रही है उनको एक जगह लिख लेना है। लिखने के बाद आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ खड़े हो। जैसे मान लो ये लिखा जाए कि आई हैव रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2023 इन एडवांस, ठीक है, ऐसी लाइन लिखी। क्या लिखा? आई हैव रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2023 इन एडवांस। अगर भाई मेरे लिए 2023 एडवांस है तो आज मैं कहाँ खड़ी हूँ? 2022 में खड़ी हूँ। 2021 मेरे लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। ऐसे पहचानना है, कोई भी लाइन से पहचान में आ जाएगी, लेकिन पहचानने के लिए सारा डेटा एक तरफ लिखें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना लिखा हुआ है और आपको ये बताना है कि इस साल कितना रिसीव हुआ, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। आप लोग बिल्कुल होशियारी मत करना कि उल्टा करना है तो हम प्लस को माइनस कर देंगे, नहीं, आप इसको यूं ही लिखेंगे। आप इसको सीधा ही लिखेंगे, शुरू में एक्स लिख दो और प्लस माइनस इसी तरीके से लिखते जाओ, और उसके बाद में कैलकुलेशन करते वक्त इक्वेशन मेथड से भले ही उल्टे चले जाओ, क्योंकि वैसे अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो गलती की गुंजाइश होगी और एमसीक्यू में एक गलत ऑप्शन वैसा होता ही होता है जो आप गलत टिक कर दे। तो ये ध्यान रखना है। यही दो चीजें थी मेन न्यूमेरिकल जो इसके अंदर आने वाले हैं, बाकी तो सब थ्योरी है। थ्योरी के अंदर और डोनेशन क्या होता है? डोनेशन अगर पर्टिकुलर पर्पज से मिला है तो स्पेशल फंड में आएगा, और डोनेशन अगर नॉन रेकरिंग नेचर का है, नॉन रेकरिंग यानी ये देख लीजिए, डोनेशन का मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। डोनेशन होता है, एक हो गया रेकरिंग, कोई आता है दान पात्र में रोज के 20 रुपए डाल के चला जाता है, वो तो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया नॉर्मल। एक होता है नॉन रेकरिंग, मतलब बहुत ही रेयर, कभी कभी मिला है किसी काम के लिए। अब अगर उसने, सामने वाले ने बहुत ही रेयर कभी 1 लाख रुपए मेरे को देकर चला गया और उसने ये नहीं बोला कि क्या काम में लगाना है, तब तो जाएगा जनरल फंड में। अगर उसने बोला मेरे नाम से स्कूल बनाना है तो स्कूल फंड में जाएगा। ठीक है, ये चार्ट है, अपने दिमाग में रख लीजिए, इससे आप जज कर पाएंगे कि डोनेशन को कौन सी जगह पे आपको पहुंचाना है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस एक ही बार मिलेगी। स्मॉल अमाउंट में होगी तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, स्मॉल अमाउंट में नहीं होगी तो जनरल फंड में चली जाएगी या कैपिटल फंड में चली जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस नए मेंबर से कलेक्ट की जाती है, नॉन रेकरिंग है, बार बार नहीं मिलेगी। ये एक तरह की डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू मतलब एक बार जिसका फायदा पूरी लाइफ भर मिले, एक बार मिली हुई चीज जिसका फायदा मुझे उसको पूरी लाइफ देना पड़ेगा, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि ये बड़ी अमाउंट में, ये नॉन रेकरिंग है, तो ये दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को कुछ भी मान सकते हैं। अब अगर आप इसको कैपिटल रिसिप्ट मानोगे तो ये कैपिटल फंड या जनरल फंड जो है उसमें जाएगा। अगर आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे तो एक सेपरेट लाइफ मेंबरशिप फंड आपको बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जब मान लो कि वो मेंबर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद सब कुछ ही जनरल फंड में चला जाएगा। और जनरल फंड और कैपिटल फंड एक ही बात है, याद रख लेना, इंटरचेंजेबली इनका नाम यूज हो रहा है। लीजेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग चले गए, जो महान बनना चाहते हैं, वो अपने जो अपने नाम पे कुछ देकर गए हैं,
वो है आइटम रिसीव फ्रॉम अ डिसीज पर्सन अंडर द टर्म्स ऑफ अ विल, वसीयत की फॉर्म में आपको कुछ मिला है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स रोज का काम है एनपीओ वालों का, ये उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करने का काम है, ये भी उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। ऑनरेरियम ऐसी चीज है जो किसी आर्टिस्ट या किसी को ऐसे काम के लिए दी जाए वो जो बहुत ही थोड़े से समय के लिए हमने उसको इन्वाइट किया और उस दौरान हमने उसको दिया, तो छोटा सा खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फंड जैसी चीजों में बड़ी बातें आती है, छोटी छोटी बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, हाँ कहाँ अटक रहे हो? उसके बाद रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग, ये हर एक एनपीओ के लिए नहीं है बेसिकली। जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर वाला था तो उस एनपीओ टाइप के लिए था, स्पोर्ट्स क्लब वाले एनपीओ के लिए था सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग वाले एनपीओ के लिए इस तरह की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। और इनको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है क्योंकि ये साथ साथ में रेस्टोरेंट के साथ में जो बाकी का काम भी मैनेज करते हैं, सिर्फ एक एनपीओ के काम से काम नहीं चल रहा है इनका, इसलिए। उसके बाद ये सारे जो आपके बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस थे ये हमने रेगुलर क्लास में किए थे, लेकिन जब भी आप गो थ्रू करेंगे इसके एमसीक्यूज को, यू विल गेट एक तो थियोरेटिकल एमसीक्यू फिक्स, भाई ऑनरेरियम पे आ सकता है, आपके लिजेसीज पे आ सकता है क्या चीज़ है, लाइफ मेंबरशिप फीस पे आ सकता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आ सकता है, शुरू में जो जो अकाउंट बनाते हैं उनके नेचर पे आ सकता है, फीचर पे आ सकता है। एक एमसीक्यू तो ऐसा आएगा, उसको आपको संभालना है। दो एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर आपसे ये पूछ ले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी जाएगी, वो पहचानने का आपको तरीका बता दिया कितनी जाएगी। या तो नंबर ऑफ मेंबर वाला दे रखा होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं दे रखा तो फॉर्मूला लगा दो। दूसरी तरह का उल्टा आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वो बता देगा और तुमसे कह देगा कैपिटल वाली ये बताओ इस साल कितनी रिसीव हुई, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितनी रिसीव हुई, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन मांग लेगा। इस तरह से 3 एमसीक्यू से ज्यादा कहीं चैप्टर नहीं है, इतना तो संभाल लोगे। ठीक है, और आज की मैराथन यही समाप्त करते हैं क्योंकि इसके बाद जो भी अपने चैप्टर्स बाकी है वो आप लोग ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े होते हो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, और जो शुरू के चैप्टर्स है आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पेटी कैश बुक, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन या डेप्रिसिएशन, इन चैप्टर्स को हमने भी इनफ टाइम दिया था और आई डोंट थिंक इट्स रिविजन इज रिक्वायर्ड, बट इफ यस देन डू कमेंट। थैंक यू सो मच।